ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। सो इससे पहले अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था। तो बेसिकली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में आपने सुना ही होगा। डी ब्रोगली ने कहा था कि कोई भी वेव जो होती है वो उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, यानी वेव जो होती है वो ड्यूअल नेचर की होती है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। सो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो ये प्रूव करता है कि वेव के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है। वो बेसिकली वेव के पार्टिकल नेचर को प्रूव करती है। सिमिलरली जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो भी ये बताता है कि जो वेव है वो वेव नेचर को, मतलब ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है ये वेव को वेव मानकर नहीं प्रूव होता है, ये वेव को पार्टिकल मान के प्रूव होता है। सो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वेव का नेचर जो होता है वो पार्टिकल भी होता है, तो उसमें आपको आंसर में लिखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड आगे अपन जो और इफेक्ट पढ़ेंगे। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी करने से पहले देखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। ये कॉम्पटन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। यहाँ पर क्या होता है कि एक्सरे सोर्स, हम यहाँ से एक्सरे लेते हैं, ये स्कैटर होता है जो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हमने ग्रेफाइट का ब्लॉक लिया है। कॉम्पटन ने बेसिकली ग्रेफाइट का ब्लॉक लिया था। सो एक्सरे जो आता है वो जब ग्रेफाइट के ब्लॉक पे गिरती है तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रेफाइट के, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे वो कोलिजन करके एक्सरे इस डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। और अपन को ये जो है जो आफ्टर स्कैटरिंग जो हमें मिलती है वेव, वो दो टाइप की वेव मिलती है। एक वेव ऐसी होती है जिसकी वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ के सिमिलर होती है, और एक वेव हमको ऐसी मिलती है जिसकी वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है, यानी लैम्डा प्राइम इज ग्रेटर देन लैम्डा। तो जो डिटेक्टर लगा हुआ होता है उसमें ये दोनों टाइप की वेव डिटेक्ट हो जाती है, एक वो जिसकी वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ के सिमिलर है, और एक वो जिसकी वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ से ज़्यादा है। यहाँ पर इसका क्या काम है, तो ये क्रिस्टल जो है वो सिर्फ इस काम में लिया जाता है कि जो स्कैटरिंग के बाद वेव हमें मिल रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, ये मेजर करने के लिए ये क्रिस्टल यूज़ करते हैं, और इस क्रिस्टल से उसका ब्रैग डिफ्रैक्शन करवाते हैं। अब ये ब्रैग डिफ्रैक्शन क्या है ये अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में देखेंगे, जो अपन अगला पेपर पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बाद में। तो ब्रेक डिफ्रेक्शन करवा के तो ये क्रिस्टल से यहाँ पर इससे टकराती है, टकराने के बाद सीधी डिटेक्टर के पास पहुँचती है, और यहाँ पर जो इसका डिफ्रेक्शन होता है उससे ये पता चल जाता है कि इसकी वेवलेंथ कितनी है, उसका अमाउंट कितना है, ताकि हम ये कंपेयर कर सकें कि वो इंसिडेंट से ज़्यादा है, कम है या उसके सेम है। तो ये ब्रेक डिफ्रेक्शन के बाद में डिटेक्टर के पास में वो वेव पहुंच जाती है। तो डिटेक्टर पे यहाँ पर जो वेव पहुंचती है उनमें, जैसा कि मैंने बताया, कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया था कि दो टाइप की वेव मिलती है, एक की वेवलेंथ सिमिलर और एक की वेवलेंथ ज़्यादा। तो ये जो ज़्यादा वाली वेवलेंथ है इसका मिलना इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, सो कॉम्पटन इफेक्ट की डेफिनेशन में आपको क्या बताना है कि अगर किसी स्कैटरर या प्रकीर्णक पे, इसको प्रकीर्णक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जिससे प्रकीर्णन होता है, और ये एक्सरे स्रोत हो गया और ये संसूचक डिटेक्टर हो गया, क्रिस्टल एज इट इज़ है। तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या कहेंगे कि जब किसी स्कैटरर पे कोई एक्सरे इंसिडेंट करवाते हैं तो स्कैटरिंग के बाद में जो वेव हमें मिलती है उसमें एक तो वेव होती है वो सिमिलरली इंसिडेंट वाली वेवलेंथ के सिमिलर होती है, और एक वेवलेंथ हमें ऐसी मिलती है जिसकी वैल्यू इंसिडेंट वेवलेंथ से ज़्यादा होती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट, क्योंकि कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम दे दिया। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट। तो कॉम्पटन शिफ्ट है क्या, तो जो वेवलेंथ हमें मिल रही है बढ़ी हुई वो, और जो इंसिडेंट वेवलेंथ है उन दोनों का डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट, और हमें ये वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो इसके निकालने के लिए, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए जो डायग्राम है वो थोड़ा सा और जूम करके या डिटेल में देखो, डीप से देखते हैं डायग्राम, तो अंदर हो क्या रहा है। दिस इज इंसिडेंट फोटोन, एक फोटोन चल के आया और एक इलेक्ट्रॉन जो कि ग्रेफाइट के पार्टिकल्स का जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ रखा हुआ था रेस्ट पे, इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग एट द टाइम। तो इंसिडेंट फोटोन जब आता है वो इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, टकराने के बाद इंसिडेंट फोटोन तो इस डायरेक्शन में निकल जाता है जो मैंने लिख रखा है स्कैटर्ड फोटोन, और क्योंकि टक्कर के दौरान इलेक्ट्रॉन को भी कुछ एनर्जी मिल जाती है तो वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ जाता है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर इंसिडेंट फोटोन जो है उसकी एनर्जी और मोमेंटम हमने क्या लिया है, क्योंकि हम वेव को, ओके, इससे पहले अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि क्लासिकल फिजिक्स ने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की थी, बट एज यूजुअल क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गया। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्या रीज़न दिया था बताती हूँ। क्लासिकल फिजिक्स ने ये कहा था कि पहली बात, वेव जो है वो पार्टिकल नेचर की नहीं होती है, ये क्लासिकल फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन था कि वेव अगर है तो वो वेव की तरह ट्रीट करेगी। तो वेव आती है, इलेक्ट्रॉन से
कोलिजन करती है। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ये जो इंटरेक्शन होता है वो वेव का पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है कि वेव किसी पार्टिकल पे आती है तो हम जानते हैं वेव में क्या हो रहे हैं, कोई वेव चल रही है तो वेव के अंदर ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं ना। तो इसी तरह से जिस पार्टिकल से ये टकराती है तो टक्कर के दौरान इस पार्टिकल को भी ये मजबूर कर देती है उसी फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करने के लिए जिस फ्रीक्वेंसी से खुद ऑक्सीलेशन कर रही थी। तो सपोज करो इंसिडेंट वेव अपने पास एक्सरे जो आ रही है उसमें न्यू फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जब ऑक्सीलेट करेगा तो ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल, जैसा मैंने आपको बताया था कोई भी पार्टिकल हो, चार्ज पार्टिकल, जब वो वाइब्रेट करता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। अब क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसने न्यू फ्रीक्वेंसी की एक्सरे की वजह से ऑक्सीलेशन स्टार्ट किया था तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आएगी उसके अंदर जो ऑक्सीलेशंस होंगे या उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कितनी होनी चाहिए, न्यू। जाहिर सी बात है क्योंकि ये पार्टिकल तो उसी एनर्जी से ऑक्सीलेट करेगा ना जो इसको मिल रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। नाउ वी नो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी ओवर लेमडा। तो अगर फ्रीक्वेंसी ही चेंज नहीं हुई तो सी तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब लेमडा भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से कॉम्पटन इफेक्ट में जो फाइनली स्कैटरिंग के बाद हमें वेव मिलती है उसकी वेवलेंथ और इंसिडेंट वाली वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन सेम तो मिलती है बट उस सेम के साथ कुछ पार्ट वेव का ऐसा भी मिलता है जिसमें वेवलेंथ इंक्रीज होके मिलती है। तो क्लासिकल फिजिक्स के पास उसके इंक्रीज होने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। सो दिस इज हाउ क्लासिकल फिजिक्स फेल्ड टू एक्सप्लेन कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स की एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, वो फेल हो जाती है, तभी हमें क्वांटम की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वांटम ने ये कहा था, क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्लासिकल फिजिक्स ने गलती क्या करी थी कि उसने वेव को वेव की तरह ही ट्रीट किया है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि इसी वेव को अगर आप पार्टिकल यानी फोटॉन्स की तरह ट्रीट कर लो तो इसमें आपको रीज़न मिल जाएगा। तो क्योंकि उस टाइम पे जो कोलिजन होगी, यहाँ तो अपन ने देखा था कि वेव और पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन तो ऐसा ही होता है, वो तो सही है, क्लासिकल फिजिक्स ने ये गलत नहीं बताया था कि इंटरेक्शन ऐसा है। उसने बस गलती ये कर दी थी कि उसने इलेक्ट्रॉन को तो माना पार्टिकल और जो एक्सरे आ रही है उसको माना था वेव। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सप्लेनेशन में जो लाइट आ रही है या जो एक्सरे आ रही है उसको भी पार्टिकल माना है और जो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उसको भी पार्टिकल माना है। तो दो पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन है वो आपने देखा होगा टक्कर, कोलिजन की हेल्प से समझा जा सकता है और कोलिजन से ये आसानी से एक्सप्लेन हो सकता है। तो देखते हैं कैसे एक्सप्लेन होगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, डेरिवेशन अपन बाद में कर लेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फोटोन आता है ना, फोटोन पार्टिकल की तरह है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है वो भी पार्टिकल है, ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के दौरान ये फोटोन अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है जिससे कि इस फोटोन की एनर्जी घट जाती है। अब इसकी एनर्जी शुरू में क्या थी, एच न्यू, जैसा कि प्लैंक ने बताया था कि एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है। अब जब ये एच न्यू में से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा क्योंकि कोलिजन के दौरान, तो इसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सपोज इसकी एनर्जी कम होगी, कितनी हो गई, एच न्यू प्राइम हो गई। अब एच तो कांस्टेंट है, यानी कि अगर एनर्जी घट रही है तो इसका मतलब न्यू वैल्यू ज़्यादा थी और न्यू प्राइम की वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखो न्यू बराबर क्या होता है, सी बाय लेमडा। अब इसके एनर्जी कम होने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी का मान घट गया। अगर फ्रीक्वेंसी घट जाएगी तो लेमडा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से बढ़ जाएगी। इस वजह से इंसिडेंट फोटोन के कंपैरिजन में जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है और एनर्जी का एक्सप्रेशन हम जानते हैं एच न्यू होता है या फिर एच सी अपॉन लेमडा होता है। तो एनर्जी घटना मतलब वेवलेंथ का बढ़ना। तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स ने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी और क्वांटम थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो ये फोटोन जो हमने लिया है इसकी एनर्जी है एच न्यू, इसका मोमेंटम होता है एच न्यू अपॉन सी। अब ये मोमेंटम का फॉर्मूला कैसे आया, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आपने एनर्जी का ये फॉर्मूला देखा होगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है ये। और फोटोन की बात करें तो ये जो एम नोट है, ध्यान रखना एम नोट इज रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान। जब पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो उसका मास होता है एम नोट और जब वो मूविंग होता है तो उसका मास होता है एम। ओके, फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है। तो फोटोन के लिए ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस कंडीशन में ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी सी। और अगर पी की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ई बाय सी, जो कि मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो इस हिसाब से फोटोन का तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों मिल गए। ये रहा इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करते हैं तो इनिशियली इसका मोमेंटम क्या था,
यहाँ पे 0 था क्योंकि वो रेस्ट पे है, और इसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी है m0c², क्योंकि इस वक्त वो रेस्ट पे है, इसलिए मास की जगह क्या लिया है हमने, रेस्ट मास लिया है। आफ्टर कॉलिजन ये फोटोन फाई एंगल बनाते हुए, सपोज ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से फाई एंगल बनाते हुए इस दिशा में चला जाता है, और जैसा कि मैंने बताया उसकी एनर्जी घटेगी, यानी फ्रीक्वेंसी भी घटेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो उसकी एनर्जी मान लेते हैं h न्यू प्राइम, और उसका मोमेंटम हो जाएगा ये। और इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल, तो वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल फिलहाल नहीं कर रहा है, तो मान लीजिए वो v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो उसका मोमेंटम हो जाएगा mv, और उसकी जो एनर्जी है टोटल वो हो जाएगी mc²। यहाँ देखो वो रेस्ट पे था तो हमने m0c² लिया, यहाँ वो मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी हमने mc² ली। अब ये जो कॉलिजन होती है ये इलास्टिक नेचर की होती है, प्रत्यास्थ। इलास्टिक कॉलिजन के अंदर एनर्जी और मोमेंटम यानी ऊर्जा और संरक्षण दोनों ही क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है, कोलिजन से पहले की टोटल एनर्जी कोलिजन के बाद की टोटल एनर्जी के बिल्कुल बराबर होती है। अब टक्कर से पहले हमारे पास सिस्टम क्या था, टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, m0c²। तो ये तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई, और टक्कर से पहले फोटोन की एनर्जी हमने डायग्राम में देख लीजिए h न्यू है, टक्कर के बाद फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई, h न्यू प्राइम, और इलेक्ट्रॉन की हो गई mc²। यहाँ से mc² की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 अपन को मिल जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन को। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जब हम लगाएंगे, तो क्योंकि मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके कंजर्वेशन में हम x और y कंपोनेंट दोनों को अलग अलग इक्वल करेंगे। तो सपोज ये फोटोन है वो x डायरेक्शन में चलता हुआ आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इससे वो टकराया, फोटोन तो निकल गया इधर और इलेक्ट्रॉन निकल गया इधर, और x एक्सिस इधर है, इसके साथ इसने बनाया था फाई एंगल और इसने बनाया था थीटा एंगल। अब देखो x अक्ष के डायरेक्शन में सबसे पहले हम मोमेंटम कंजर्व करवाते हैं। तो कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम, अब कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे है, तो उसका मोमेंटम कितना था, 0, तो केवल फोटोन का मोमेंटम लेना है। और फोटोन प्योरली किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, तो जितना भी उसका मोमेंटम है वो सारा का सारा कौन सा होगा, x डायरेक्शन में। तो ये कोलिजन से पहले फोटोन का मोमेंटम हो गया, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है 0। और टक्कर के बाद देखो फोटोन इस डायरेक्शन में चला गया था, और डायग्राम में मैंने लिख रखा है इसका मोमेंटम है h/c। तो यहाँ पर फाई एंगल बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में उसका एक कंपोनेंट x में जाएगा और एक कंपोनेंट उसका y में जाएगा। ये एंगल आपको दिया हुआ है फाई, और यहाँ पर वैल्यू आपको दी हुई है h/c। तो x डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट होगा वो ये होगा h/c cos फाई। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में आया है, तो उसके दो कंपोनेंट कहाँ कहाँ जाएंगे, एक तो उसका जाएगा +x में और एक उसका जाएगा -y में। अब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना था, mv, तो mv, और ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा, तो mv का जो x कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, mv cos थीटा। तो ये तो हो जाएगा फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग x एक्सिस। यहाँ से थोड़ा सा LCM लेके आप रीअरेंज कर लेना, इक्वेशन 2 मिल जाएगी आपको। अलोंग y एक्सिस देखते हैं, तो शुरुआत में क्योंकि ये वाला फोटोन प्योरली x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका y में कोई मोमेंटम नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही रेस्ट पे है, उसका भी कोई मोमेंटम नहीं है, तो y एक्सिस में टक्कर से पहले टोटल मोमेंटम हो जाएगा 0, और कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये जो फोटोन है इसका कंपोनेंट तो जा रहा है +y में, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका कंपोनेंट जा रहा है -y में, तो फोटोन का y कंपोनेंट तो हो जाएगा, अगर इसका देखो ये cos फाई है तो ये किस में आ जाएगा, sin फाई में आ जाएगा। सिमिलरली ये cos थीटा में है तो ये किस में आ जाएगा, sin थीटा में आ जाएगा। लेकिन ये दोनों तो इस टाइम +x में थे, बट यहाँ एक y में जा रहा है और एक -y में जा रहा है, तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर भी LCM लेके आप देखना, और आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। इक्वेशन 3 मिलने के बाद हम 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 और 3 का, ये 2 का लेफ्ट हैंड साइड है और ये 3 का लेफ्ट हैंड साइड है, आप देख लीजिएगा मैंने स्क्वायर किया है। 2 का और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये है 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये मैंने दोनों वैल्यूज़ लिख दी है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया है, और यहाँ पर इस टर्म में से और इस टर्म में से h स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज़ 1, तो अपने पास ये आ जाएगा। इधर ये भी 1 हो जाएगा तो इधर ये आ जाएगा, और ये थोड़ा सा रीअरेंज किया है मैंने, तो आप निकाल लेना, इक्वेशन नंबर 4 आपको मिल जाएगा। नाउ इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया है, तो इक्वेशन 1 का एक बार देख लो। इक्वेशन 1 जो अभी आपको मिली है,
इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में था mc², तो ये मिल जाएगा। इक्वेशन राइट हैंड साइड के अंदर था ये और ये, क्योंकि ये टोटल एनर्जी थी, यहाँ पर अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला था, तो ये इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे। तो देखो ये a है, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस b का स्क्वायर। और जब आप a का स्क्वायर करेंगे तो a के अंदर भी आपके पास टर्म क्या है, ये वाला, तो यहाँ इसको ओपन करेंगे इसका स्क्वायर, तो a माइनस b का स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, नाउ इक्वेशन 5 - 4, तो आप 5 - 4 करके देख लीजिएगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा ये। और ये मैंने सारे टर्म ओपन करके लिखे हैं। ठीक है, इसमें से जो ग्रीन वाले काटे हैं वो सेम थे, जो रेड वाले से काटे हैं वो भी सेम थे, बचे हुए टर्म को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन ये आपसे हो जाएगी। नाउ वी नो दैट फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये मूविंग मास और ये रेस्ट मास के बीच का रिलेशन होता है ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और दोनों साइड में स्क्वायर भी कर दिया साथ में, एंड वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 जो है ये रही, तो इक्वेशन नंबर 6 के लेफ्ट साइड में, ये ऊपर अपन को मिला ना, इक्वेशन नंबर 6 के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे उसकी। तो किसकी वैल्यू यहाँ पर रखी है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, m² 1 - c², तो ये m² और ये 1 - v², इसको मिला के क्या लिख देना है, m², और बाकी c की पावर 4 तो एज इट इज़ है, तो ये टर्म आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में एक टर्म अपन को सेम टू सेम ऐसा मिल जाएगा, जिससे कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। बचे हुए टर्म थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है, और इक्वेशन नंबर 7 आपको मिल जाएगा। 7 मिलने के बाद, क्योंकि हमें कॉम्पटन शिफ्ट लैम्डा के टर्म में निकालनी है, ये सारा डेरिवेशन तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आ रहा था, तो लैम्डा प्राइम जो कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है और लैम्डा जो कि इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है, तो मैंने बताया था लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, c/न्यू प्राइम माइनस c/न्यू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे ये। अब हमारे पास देखो ये टर्म है जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो अपन इस c को कहाँ भेजेंगे, इस c को अपन भेज देंगे सीधा यहाँ पर, है ना, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा के नीचे आ जाएगा ये c। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा इस राइट हैंड साइड के जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें कॉम्पटन शिफ्ट निकालनी है लैम्डा प्राइम माइनस, यहाँ कुछ नहीं आएगा, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, और ये वैल्यू आ जाएगी ये। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्पटन शिफ्ट। ये जो h/m0c है, इसकी डायमेंशन वेवलेंथ की डायमेंशन आती है, इसे बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, लैम्डा c से डिनोट करते हैं। इसमें तीनों टर्म कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू पुट करते हैं, ये प्लांक कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, ये लाइट की स्पीड, और इसकी वैल्यू आ जाती है ये। मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट कितनी हो सकती है, उसके लिए कॉम्पटन का फॉर्मूला ये देखो, इसमें h/m0c तो कांस्टेंट है, तो फाई की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये टर्म मैक्सिमम कब मिल सकता है, जब फाई आपके पास कितना हो जाए 180, उस कंडीशन में 1 + cos 180 कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 2। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो अपने पास कितनी आ सकती है, ये टर्म तो एज इट इज़ लिखा है और इस टर्म की जगह आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, 0.0484। उसके बाद देखिए ये मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन फोटोन से टकरा के दूसरी डायरेक्शन में निकल गया उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो डायग्राम में हमारे पास देखो ये फोटोन आ रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, टक्कर के बाद फोटोन तो इस डायरेक्शन में निकल गया और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन कितना एंगल बना रहा था, एक्स एक्सिस से थीटा, तो हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन 3/2 करेंगे, तो देखो ये इक्वेशन 3 था, आप चेक कर लीजिएगा, और ये इक्वेशन 2 था, ये भी चेक कर लीजिएगा। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा ये, इस न्यू प्राइम को अगर नीचे भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन ये। ठीक है, तो ये tan थीटा हो जाएगा, बट ये है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इन टर्म्स ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट निकालना है या वेवलेंथ के टर्म्स में निकालना है, तो ये फॉर्मूला हमें मिला था कॉम्पटन शिफ्ट का, इसको न्यू में कन्वर्ट करते हैं तो लैम्डा प्राइम की जगह आ जाएगा ये, और लैम्डा की जगह आ जाएगा ये, राइट हैंड साइड एज इट इज़ है। ओके, इस c को कॉमन लेके और यहाँ भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा c का स्क्वायर, और ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास वैल्यू। उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को, ध्यान रखना, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है न्यू से। तो फर्स्ट टर्म तो आ जाएगा न्यू/न्यू प्राइम, सेकंड टर्म आ जाएगा न्यू/न्यू, और यहाँ पर भी न्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 1। ठीक है, और फिर इस 1 को भेज देना है राइट साइड में, तो राइट साइड में आ जाएगा अपने पास ये, और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ये। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन 8 में कहाँ है, देखो न्यू/न्यू प्राइम यहाँ है, और ये रहा न्यू, तो ये जो वैल्यू है पूरी, ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे सीधा यहाँ पर। तो पुट करने के बाद वाली इक्वेशन में लिख रही हूँ, ये मिलेगा अपन को, ये रहा न्यू/न्यू प्राइम, है ना। इसके बाद
इस कोस फाई को इस 1 के साथ लिख दो तो आ जाएगा ये, और बचा हुआ टर्म आ जाएगा ये। इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1 माइनस कोस फाई, तो कॉमन ले लो ये। सो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टेन थीटा। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ, रिकॉइल का मतलब होता है प्रतिक्षिप्त, जो टकराने के बाद निकला है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। काइनेटिक एनर्जी वैसे होती है हाफ mv²। और इलेक्ट्रॉन के केस में ये क्या हो रहा है कि जो फोटोन आया था उसकी एनर्जी थी एच न्यू। इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देके वो निकल गया एच न्यू प्राइम एनर्जी लेके। तो यहाँ पर ये एनर्जी ज़्यादा थी और ये एनर्जी घट गई, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस के बराबर एनर्जी किसको ट्रांसफर हो गई, इलेक्ट्रॉन को। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हमने क्या लिखा है, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम, यानी ये एनर्जी माइनस ये एनर्जी। इसमें से न्यू कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस न्यू प्राइम अपॉन न्यू। नाउ पुटिंग न्यू प्राइम अपॉन न्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ क्या है, न्यू प्राइम ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। अब इक्वेशन 9 जो हमें मिली है उसमें, इक्वेशन नंबर 9 में देखिए न्यू ऊपर है, यानी हमें जो वैल्यू चाहिए वो तो चाहिए न्यू प्राइम अपॉन न्यू की, जबकि गिवन वैल्यू है न्यू अपॉन न्यू प्राइम की। तो न्यू प्राइम ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू का इन्वर्स करना पड़ेगा। यानी इक्वेशन 9 से अगर न्यू प्राइम अपॉन न्यू निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एच न्यू अपॉन m0c² 1 माइनस कोस फाई। और ये वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ये रही, ओके। 1 माइनस क्या था अपने पास, 1 माइनस 1, सो 1 माइनस ये न्यू प्राइम अपॉन न्यू था, तो न्यू प्राइम अपॉन न्यू के लिए अपन ने इसको पूरा क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, देखो ये पूरा टर्म एलसीएम आ जाएगा, ओके, ये टर्म एलसीएम आ जाएगा। तो 1 माइनस ये 1 माइनस करेंगे तो ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा पूरा, और पूरा होने के बाद फिर ये वाला 1 भी आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ऊपर ये टर्म बच जाएगा और नीचे एलसीएम का टर्म। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, ओके। रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इंसिडेंट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है, और एच न्यू, क्योंकि फोटोन जो था वो इंसिडेंट था तो उसकी एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी हो जाएगी, तो इसके एच न्यू को अपन लेके आ जाएंगे, तो बचे हुए टर्म को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो दिस इज द रेशो फॉर बैकवर्ड स्कैटरिंग। बैकवर्ड स्कैटरिंग का मतलब होता है कि जो फोटोन जा रहा है वो टकराने के बाद जब इधर निकला था तो ये एंगल बना था फाई। बैकवर्ड का मतलब होता है कि अगर फोटोन गया और वापस लौट के आ जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, तो ये देखो फाई एंगल वापस इस डायरेक्शन में आके 180। इस वजह से 180 का नाम क्या होता है, बैक स्कैटरिंग या फिर पश्च प्रकीर्णन। इस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली गई थी वो मैक्सिमम आई थी, और वो कितनी आई थी वो चेक करते हैं। तो के मैक्सिमम का फॉर्मूला यहाँ पर देखो ऊपर कौन सा मैं अप्लाई करूँगी, ये वाले फॉर्मूले में फाई की जगह 180 पुट करना है, फाई की जगह 180 पुट करना है, तो ये टर्म हो जाएगा 2 और नीचे वाला टर्म भी हो जाएगा 2। तो इन दोनों को 2 लिख के फाइनली आपको मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। नीचे m0c² है, यहाँ पर भी नीचे m0c² है, तो एलसीएम लेके उसको कैंसिल आउट करो, बचा हुआ टर्म आपके पास ये आ जाएगा। इस 2 को नीचे लेके आ जाओगे तो एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा, वरना आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उससे। अगर आपके पास, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का देखो लास्ट फॉर्मूला ये है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, बट कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूले का डेरिवेशन फॉर्मूला देकर पूछ लिया जाता है। तो अगर लैम्डा और लैम्डा सी के टर्म्स में के मैक्सिमम निकालना हो, यानी इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा हो और कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी जिसकी वैल्यू h/m0c हमने निकाली थी, अगर वो आती है तो के मैक्सिमम कैसे निकलेगा। तो देखो मैं ये वाला फॉर्मूला लेके चल रही हूँ, ओके। इस वाले फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आ रहा है 2, तो वो 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या आ रहा है h²। अब इस फॉर्मूले में देखो एक बार, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा सी m0c, और अगर h का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, लैम्डा सी स्क्वायर m0² c²। तो ये रहा अपने पास h²। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है, न्यू स्क्वायर, न्यू क्या होता है c/λ, तो यहाँ क्या आ जाएगा c²/λ²। नीचे है m0c², तो m0c² एज इट इज़ लिखा है। उसके बाद क्या है 2h न्यू, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा न्यू। उसके बाद मैंने हर स्टेप के अंदर कैलकुलेशन की हुई है, यहाँ λ² ले लिया, ये आ जाएगा। नीचे में जो लैम्डा है वो ये टर्म सबको रीअरेंज कर दिया, एलसीएम ले लिया ऊपर और नीचे। उसके बाद इस λ² में और इस लैम्डा में एक पावर कैंसिल होके आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद ऊपर नीचे m0c² इसमें भी है, m0c² इसमें भी है, वो कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद ऊपर वाले से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और ये जनरली फॉर्मूला आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड λc। सो दिस इज हाउ क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन्ड द कॉम्पटन इफेक्ट वेरी वेल।